ICSC हिंदी फॉर क्लास 8, 9 एंड 10। नमस्कार। आज मैं आप सभी को साहित्य सागर पाठ्य पुस्तक से प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी बड़े घर की बेटी समझाने जा रही हूँ। बड़े घर की बेटी कहानी के कहानीकार प्रेमचंद जी उपन्यासकार, निबंध लेखक और संपादक भी थे। उन्होंने अन्य भाषाओं के अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया था। उनकी प्रमुख रचनाओं में मानसरोवर कहानी संग्रह है, जिसमें लगभग 300 कहानियां संग्रहित हैं। इनके प्रसिद्ध उपन्यासों में गोदान, निर्मला, सेवा सदन आदि हैं। हिंदी को इन्होंने एक सजीव, सरल और सशक्त गद्य शैली प्रदान की। बड़े घर की बेटी एक संयुक्त परिवार की कहानी है। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार थे। किसी समय वे बड़े धनी थे, किंतु आज उनकी आर्थिक अवस्था ऐसी हो गई थी कि उनके दादाजी ने जो गांव में मंदिर और पक्का तालाब बनवाया था, उसकी भी मरम्मत वे नहीं करवा सकते थे। उन्होंने अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों के फीस में खर्च कर दी थी। उनकी वर्तमान आय 1000 वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम था श्रीकंठ सिंह और छोटे का लाल बिहारी सिंह। श्रीकंठ सिंह की पढ़ाई में रुचि थी, अतः उन्होंने बहुत ही परिश्रम करके BA की डिग्री प्राप्त की थी। वे पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं को पसंद नहीं करते थे। उन्हें अपने देश की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति से प्यार था। वे दशहरे के समय रामलीला में शामिल होते थे और उसमें भाग भी लेते थे। संयुक्त परिवार प्रथा में उनका बहुत गहरा विश्वास था। गांव के कई परिवारों को उन्होंने टूटने से बचा लिया था। वे मानते थे कि आजकल की स्त्रियों को कुटुंब में मिलकर नहीं रहने की जो आदत हो रही है, वह देश और समाज के लिए ठीक नहीं है। गांव की कई स्त्रियां इसी कारण उन्हें अपना शत्रु भी समझती थीं। श्रीकंठ सिंह की पत्नी भी उनके विचार से सहमत नहीं थी। उसके अनुसार यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो रोज रोज के झगड़े से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा अच्छा है कि परिवार से अलग हो जाएं। बेनी माधव सिंह का छोटा बेटा लाल बिहारी दोहरे बदन का आकर्षक युवक था। वह पहलवानी करता था। वह खाने पीने का बहुत शौकीन था। वह भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध सवेरे उठकर पी जाता था। अपने भैया श्रीकंठ की तरह उसे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। वह अनपढ़ था तथा स्वभाव से क्रोधी भी था। श्रीकंठ सिंह का विवाह एक छोटे से रियासत के तालुकेदार भूप सिंह की चौथी बेटी आनंदी से हुआ था। आनंदी का परिवार सुख सुविधा के साधनों से परिपूर्ण था। आनंदी ने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं की थी। उसके पिता अपनी सबसे प्रिय और गुणवती बेटी के लिए बहुत दिनों से योग्य वर की तलाश में थे। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए। उनका स्वभाव भूप सिंह को पसंद आ गया और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का विवाह आनंदी के साथ हो गया। आनंदी जब अपने ससुराल आई तो उसने पाया कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी उसे बचपन से आदत थी। उसके मायके में हाथी और घोड़े दरवाजे पर खड़े रहते थे, किंतु यहाँ एक बैलगाड़ी भी नहीं थी जिससे वह कहीं घूमने जाती। सैर करने के लिए बाग तक न था। मकान में न तो खिड़कियां थीं, न दीवार पर तस्वीरें और न जमीन पर फर्श। कुल मिलाकर यह एक देहाती गृहस्थ का मकान था, जहां उसकी सुख सुविधा का कुछ भी सामान नहीं था। किंतु आनंदी ने कुछ ही दिनों में स्वयं को इस नई परिस्थिति में ऐसे ढाल लिया मानो उसने कभी सुख सुविधा के सामान देखे ही नहीं। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी 2 चिड़िया लाकर अपनी भाभी को दिया और कहा कि इसे जल्दी से पका दे। उसे जोरों से भूख लगी थी। आनंदी दोपहर का भोजन तैयार करके बैठी थी, किंतु फिर भी वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में घी देखा तो पाँव भर से ज्यादा न था। वह बचत नहीं जानती थी, क्योंकि उसने कभी अभाव देखा ही नहीं था। उसने पूरा घी चिड़िया पकाने में लगा दिया। जब लाल बिहारी खाने बैठा तब उसने देखा कि दाल में घी नहीं है। उसने पूछा तो आनंदी ने जवाब दिया कि सारा घी मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला कि परसों ही घी आया और इतनी जल्दी खत्म हो गया। आनंदी ने कहा कि कुछ पाव भर ही घी था, सो मैंने सब मांस में डाल दिया। लाल बिहारी भूख से व्याकुल था। उसे लगा कि भाभी उससे बहस कर रही है। उसने गुस्से से कहा कि मैके में तो जैसे घी की नदी बहती है। स्त्रियां गाली और मार सह सकती हैं, किंतु मैके की निंदा नहीं सह सकती। आनंदी लाल बिहारी की बात सहन न कर सकी और उसने भी कहा
कि उसके मायके में इतना घी तो रोज नाई का हार खा जाते हैं। इतना सुनना था कि लाल बिहारी का क्रोध भड़क उठा। उसने थाली पटक दी और कहा कि जी चाहता है कि जीभ खींच लो। आनंदी भी क्रोधित हो उठी। उसने कहा कि वे होते तो आज इसका मजा चखा देते। अनपढ़ उज्जट लाल बिहारी भाभी की धमकी सुनकर गुस्से से भर उठा। उसने खड़ाऊं उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला कि जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने खड़ाऊं से बचने की कोशिश की, जिससे उसका सिर तो बच गया पर उंगली में बहुत चोट आई। क्रोध से आनंदी का हाल बुरा था, पर करती भी क्या। एक स्त्री के लिए उसके पति का बल और पुरुषत्व ही सब कुछ होता है, यह समझकर वह चुप रह गई। आनंदी 2 दिन तक बिना कुछ खाए पिए श्रीकंठ के इंतजार में बैठी रही। वे हर शनिवार को घर आते थे। शाम को जब घर आए तो गांव के लोगों से हाल समाचार में ही समय बीत गया। 10 बजे रात में जब श्रीकंठ भोजन करने के लिए जाने लगे तब लाल बिहारी ने अपने भैया को कहा कि भाभी को मुंह संभाल कर बात करने के लिए समझा दीजिए, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने भी बेटे के पक्ष में कहा कि बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी ने फिर कहा कि वे बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ ने पूछा कि आखिर क्या बात हुई है। तब लाल बिहारी ने अपने पक्ष की सारी गलती छुपा ली और कहा कि मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। भोजन करके जब श्रीकंठ आनंदी के पास कुछ उखड़े हुए से पहुंचे तो आनंदी ने पूछा कि मन तो प्रसन्न है। श्रीकंठ से बोले कि वे ठीक हैं, परंतु उसने घर में क्या उपद्रव मचा कर रखा है। इतना सुनना था कि आनंदी के क्रोध की ज्वाला धधक उठी और उसने कहा कि जिसने आपसे यह गलत बात कही है, अगर वह सामने आ जाए तो वह उसके मुंह झुलस देगी। श्रीकंठ ने उसे क्रोध न करके सारी बात बताने के लिए कहा। तब आनंदी ने कहा कि यह उसके भाग्य का ही दोष है कि नहीं तो एक गंवार लड़का जिसे चपरासी का काम भी करना नहीं आता, वह खड़ाओं से मुझे मारकर यूं न अकड़ता। श्रीकंठ ने कहा कि क्या हुआ है, मुझे साफ साफ बताओ। तब आनंदी ने पूरे घी में मांस पकाने से लेकर दाल में घी न होने पर उसके मायके का उलाहना देना और फिर प्रत्युत्तर में उसने भी कहा कि उसके मायके में नित्य इतना घी तो नाई का हार खा जाते हैं, कह सुनाया। उसने यह भी कहा कि किस प्रकार लाल बिहारी ने उसे खड़ाऊ चलाकर मारा और उसने अपने हाथ से अपना बचाव किया। यह सब बताते बताते आनंदी रोने लगी। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। पत्नी का रोना देखकर और उसके अपमान की बात जानकर रात भर बहुत बेचैन रहे। सुबह होते ही उन्होंने अपने पिता के पास जाकर कहा कि अब इस घर में उनका निर्वाह नहीं होगा। इस तरह की बात श्रीकंठ के स्वभाव के विपरीत थी, क्योंकि उन्होंने अपने कितने ही मित्रों को इस तरह की बातों के लिए फटकार भी लगाई थी, किंतु आज स्वयं उन्हें यह बात कहनी पड़ी। बेनी माधव सिंह घबरा कर कारण पूछने लगे। श्रीकंठ बोले कि उन्हें भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। जिनको घर में बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, वे सिर चढ़कर बात करते हैं। मैं घर पर रहता नहीं हूँ और मेरे पीछे मेरी स्त्री पर खड़ा हूँ और जूतों की बौछार होती है। कोई कड़ी बात कह दे वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इस तरह का व्यवहार वे कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेनी माधव सिंह कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं थे। श्रीकंठ ने कभी उनसे इस तरह की बात नहीं की थी। वे श्रीकंठ सिंह को समझाने लगे कि वह बुद्धिमान होकर ऐसी बात न करे। स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं, उन्हें सिर चढ़ाना ठीक नहीं। श्रीकंठ ने कहा कि मैं उतना मूर्ख नहीं हूँ कि किसी के बहकावे में आऊँगा। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से गांव के कई घर संभल चुके हैं, किंतु जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में मैं उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार असह्य है। वे कहते हैं कि उन्होंने लाल बिहारी को कोई दंड नहीं दिया, यही कुछ कम नहीं है। बेनी माधव सिंह भी गुस्से में कहने लगे कि लाल बिहारी तुम्हारा भाई है और अगर उससे गलती हुई है तो उसे दंड दो। तब श्रीकंठ ने कहा कि वे उसे उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण अपना भाई नहीं समझते। बेनी माधव सिंह श्रीकंठ को शांत कराना चाहते थे, किंतु लाल बिहारी की गलती नहीं मानना चाहते थे। जब गांव के लोगों को पता लगा कि बेनी माधव सिंह के परिवार में बेटों के बीच कोई अनबन हुई है, वे किसी न किसी बहाने वहां आकर जमा होने लगे। स्त्रियां प्रसन्न थीं कि स्त्री के पीछे श्रीकंठ सिंह अपने पिता से लड़ने को आतुर है। वहीं कुछ लोग इस परिवार के नीतिपूर्ण गति से जलते थे। आज उनकी मनोकामना पूरी होने वाली थी। बेनी माधव सिंह अनुभवी व्यक्ति थे।
वे लोगों की मंशा समझ गए और उन्होंने सोचा कि उनके परिवार से द्वेष रखने वाले लोगों को हंसने का मौका नहीं देंगे और श्रीकंठ से नरम पड़कर बोले कि जो वह कह रहा है ठीक है, अब लड़के से अपराध हो गया है, जो जी चाहे करो। आशा थी कि श्रीकंठ चुप हो जाएंगे, किंतु इसके विपरीत उन्होंने घोषणा की कि वे लाल बिहारी के साथ इस घर में नहीं रह सकते। बेनी माधव ने फिर समझाया कि बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते, अतः वह बड़ा होकर उसे क्षमा करे। श्रीकंठ ने कहा कि मैं उसकी दुष्टता कदापि नहीं सह सकता, या तो वही घर में रहेगा या मैं ही। यदि उन्हें लाल बिहारी अधिक प्यारा है तो मुझे जाने दीजिए, और यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उसे कहिए कि वह जहाँ चाहे चला जाए, यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर खड़ा भाई की बात सुन रहा था। श्रीकंठ का वह बहुत आदर करता था। वह श्रीकंठ के सामने चारपाई पर नहीं बैठता था। भाई के सामने हुक्का पीना और पान खाने की मजाल तक नहीं थी। श्रीकंठ भी उसे बहुत प्यार करते थे। वे हमेशा उसके लिए कुछ न कुछ उपहार लाते रहते थे। भाई के मुंह से ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर वह फुट फुट कर रोने लगा। अपने किए पर पछतावा हो रहा था। गलती करने के बाद वह सोचता था कि वह भैया के सामने कैसे जाएगा, उनसे कैसे बात करेगा। उसने समझा था कि भैया उसे बुलाकर समझा देंगे, किंतु इसके विपरीत आज भैया ने उसके साथ अन्याय कर दिया। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर डांट देते, दो चार तमाचे ही लगा देते तो उसे दुख न होता, किंतु उन्होंने तो सूरत तक न देखने की बात कह दी। लाल बिहारी इतना कठोर निर्णय सह नहीं सका। वह रोता हुआ घर में चला गया। लाल बिहारी ने कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह न समझे कि वह रो रहा था। उसके बाद वह आनंदी के दरवाजे के पास जाकर बोला कि भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वे मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे, मेरा मुंह भी नहीं देखेंगे, उन्हें मैं अपना चेहरा न दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस समय लाल बिहारी अपने अपराध की क्षमा मांग रहा था, उसी समय श्रीकंठ भी क्रोध से भरे हुए अंदर आए और भाई को देखकर घृणा से आंखें फेर ली। आनंदी स्वभाव से ही दयालु थी। लाल बिहारी की शिकायत करके वह मन में बहुत पछता रही थी। उसने सोचा भी न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह अपने पति पर भी झुंझला रही थी कि वे इतने गुस्सा क्यों करते हैं। जब लाल बिहारी ने क्षमा मांगते हुए यह कहा कि अब मैं जाता हूँ, तो आनंदी का रहा सहा क्रोध भी खत्म हो गया और वह रोने लगी। श्रीकंठ को देखकर वह कहने लगी कि लाल बहुत रो रहे हैं, उन्हें भीतर बुला लो। पति द्वारा यह कहने पर कि वे क्या करें, वे नहीं बुलाएंगे। तब आनंदी ने कहा कि आप बहुत पछताएंगे। लाल बिहारी को अपनी गलती का पछतावा है, ऐसा न हो कि वे चले जाएं। श्रीकंठ से नहीं उठे। तभी लाल बिहारी ने कहा कि भाभी, भैया को प्रणाम कह देना, वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं उन्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर शीघ्रता से जाने लगा कि आनंदी ने कमरे से निकलकर उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि कहाँ जा रहे हो। लाल बिहारी ने कहा कि मैं आप लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ, वहाँ चला जाऊंगा जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी ने उसे अपनी सौगंध देकर कहा कि अब एक पग भी आगे मत बढ़ाना। लाल बिहारी ने भी कहा कि जब तक भैया का मन मेरी तरफ से साफ होने का पता न चल जाए, मैं इस घर में कदापि नहीं रहूंगा। लाल बिहारी की बात से श्रीकंठ का हृदय पिघल गया और उन्होंने बाहर आकर उसे गले से लगा लिया। दोनों भाई गले मिलकर खूब रोए। लाल बिहारी ने कहा कि अब कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा, चाहे जो भी दंड दीजिएगा मुझे स्वीकार होगा। वहीं श्रीकंठ ने भी कहा कि जो हुआ इन सब बातों को भूल जाओ, ईश्वर चाहेगा तो ऐसा अवसर फिर कभी नहीं आएगा। उसी समय बेनी माधव सिंह घर के अंदर आए। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा और वे बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता काम बना लेती हैं। गांव में भी जिसने भी सुना, आनंदी की उदारता को सराहा और कहा कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। कहानी का मुख्य उद्देश्य आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का प्रस्तुतिकरण रहा है। परिवार के सदस्यों के बीच मान सम्मान और समझ का भाव उत्पन्न करना कहानी का मुख्य उद्देश्य है। घर के बड़ों का छोटों के प्रति और छोटों का बड़ों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, इस कहानी में दिखाया गया है। आनंदी धनी परिवार की लड़की थी, किंतु उसने धनी होने का घमंड कभी नहीं किया। उसने अपने संस्कारों की वजह से लाल बिहारी को माफ किया और घर से जाने से रोका। परिवार की एकता ही कहानी का मूल है। यह एक चरित्र प्रधान कहानी है, जिसमें बड़े घर की संज्ञा बहू को उसके गुणों के कारण मिलती है, न कि धन के कारण। अतः ऊंचे कुल का महत्व दर्शाना भी लेखक का उद्देश्य रहा है। आशा है इस कहानी को आप अवश्य समझ पाए होंगे। पाठ्य पुस्तक से कहानी को अवश्य पढ़ें। धन्यवाद।